नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं अनीशा गुप्ता। बात यहां पर अब करेंगे मिलेट्स की, जहां पर हमने डिमांड और सप्लाई के बीच में तो बड़ा गैप देखा ही है, लेकिन जिस तरह की अटेंशन और पैम्परिंग हमने 2023 में मिलेट्स में आते हुए देखी, वो भी यहां पर कुछ कम होती हुई नजर आई है। मार्च में रागी, उनके प्रोडक्ट्स की कीमतें करीब 17% तक यहां पर चढ़ी और अप्रैल की अगर बात करें तो कुछ स्टेबिलिटी यहां पर आती हुई ज़रूर नजर आई है। मिलेट्स की जहाँ तक डिमांड की बात है, वहाँ पर भी हमने बढ़त आते हुए देखी है। जहाँ तक सप्लाई है वो कमज़ोर है। जहाँ तक वैल्यू चेन्स की बात है, वो भी बाजार मानता है कि थोड़ी सी ब्रोकन है एट वेरियस प्लेसेस। क्या है मिलेट्स के हाल एज ऑफ नाउ, और जिस तरह का यूफोरिया हमने पिछले साल आता हुआ देखा था, क्या वो इस साल में फॉलो थ्रू हो रहा है? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बसेलिया ऑर्गेनिक के CEO शुभम ओसवाल और साथ ही मिबल्स फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डायरेक्टर KV रामा सुब्बा-रेड्डी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। शुभम, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह का पिछला साल था, काफ़ी सारे इवेंट्स थे, इंटरनेशनल इवेंट्स थे, काफ़ी सारे होटल्स ने मिलेट्स को अपने फूड में यहाँ पर इंक्लूड किया, काफ़ी कुछ बेहतर हुआ पिछले साल में। क्या वो यूफोरिया इस साल भी देखने को मिला है? जी नमस्कार। बिल्कुल सही बोला आपने कि लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स गवर्नमेंट और UN द्वारा प्रमोट किया गया था और उसके वजह से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे हमको इसका डिमांड देखने मिला है। नॉट ओनली होटल्स में, नॉट ओनली हमारे यहाँ पे देश में सारी जगहों पे, बट इवन दूसरे देशों में हमारी जहाँ पे इंडियन डायस्पोराज है और अभी तो जो फॉरेनर्स है वो भी मिलेट के बारे में जानने लगे हैं, क्योंकि पहले वो इसको एक बर्ड फीड की तरह देखते थे, अभी वो एज ए ह्यूमन फीड भी देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होते जा रही है और हम लोग को इसमें जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स भी देखने मिल रहे हैं। काफी सारे कंपनीज, काफी सारे ब्रांड्स, बड़े बड़े आटे से लेके कुकीज से लेके बड़े बड़े ऐसे जो बड़े ब्रांड्स है आज इंडिया में, वो भी मिलेट में उतर आए हैं और बहुत सारे कंपनीज लेके आ रहे हैं इस चीज को। सो अवेयरनेस भी बहुत बढ़ रहा है, जो कि पहले भी बढ़ चुका है, लेकिन अभी और भी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे टाइम के साथ में। एब्सोल्युटली। जहाँ तक मिलेट्स की बात है, हमने आइसक्रीम से लेकर और केक्स और चिप्स और रोटी और स्वीट्स और स्नैक्स सभी कुछ यहाँ पर आता हुआ देखा। तो एक बहुत बड़ा फैड के तरीके तो यहाँ पे ये उभरा ही है। मिस्टर रेड्डी, ये क्वेश्चन आपसे है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब रागी ज्वार की बात की जाती है तो इवन एज हमने यहाँ पर बुआई बढ़ते हुए देखी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस में तेजी है, डिमांड उससे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है। एज ऑफ नाउ जिस तरह का मार्केट सिनेरियो है, आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं? नमस्कार जी। एज यू सेड, ये अभी पूरा मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। आप 2-3 मिलेट्स देख लिया तो लाइक तिनाई, फॉक्सटेल मिलेट, इट्स ऑलमोस्ट इंक्रीज 20% ऑफ द प्राइस, एंड इवन रागी जो बोला वो भी 10% इंक्रीज हो गए। सो जैसा डिमांड बढ़ रहा है, ये प्राइस भी बढ़ रहा है और किसानों को भी बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। और आप जैसा ये रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलरेडी डोमिनोज में पिज़्ज़ा लेके आए और हम भी हमारा क्लाउड किचन में हैदराबाद में ये मफिन्स और सारा जो बेकरी आइटम्स है वो बन रहा है। जैसा हम ये व्हीट और चावल का जो बन सकता है वो सारा मिलेट से बना सकता है। हम बहुत कुछ रेसिपीज भी बना हुआ है, जैसा वो मार्केट में भी एक्सेप्टेबल हो रहा है, क्योंकि पहले जिसका जो पैलेटेबिलिटी है बहुत कम था, अभी जो हम उसका पैलेटेबिलिटी का थोड़ा दूसरा ग्रेन का भी ऐड करके वो अच्छा पैलेटेबिलिटी लेके आया और लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए वो ये लास्ट ईयर से ये 10 to 15% ऑलरेडी इंक्रीज हो गया। तो डिमांड आप कह रहे हैं 10 से 15% यहाँ पर बढ़ी है, लोगों में टेस्ट यहाँ पर अडॉप्ट किया है, डेवलप भी किया है और काफ़ी सारे प्रोसेस चीज़ें अब यहाँ से बनने लगी हैं। मिस्टर रेड्डी, लेकिन जो सप्लाई चेन्स हैं, जिस तरह की डिमांड है, क्या उस तरह की सप्लाई है मार्केट्स में? हाँ जी, थोड़ा अभी उसमें काम करना है। हम क्या कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हमारा प्लांट है, हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में FPO और किसान के साथ जोड़ के पहले सोइंग का पहले हम प्राइस फिक्स करके वो कॉन्टैक्ट फार्मिंग में हमारा जो चाहिए वो मिलेट्स का वो खेती करके वो दे रहा है। अभी जैसा डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और फार्मर्स भी इसका कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि पहले ये छोटा अनाज का मोटा अनाज का ये खेती करने के लिए बहुत फार्मर्स आगे नहीं बढ़ रहा था। अभी प्राइस का वजह से ये बहुत सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो गया।
सो इसलिए फार्मर्स भी आगे बढ़ रहा है और आगे दिनों में भी डिमांड का मीट करने के लिए प्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो क्लियरली एक अच्छी खासी अडॉप्शन हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। सप्लाईज मीट करना थोड़ा सा अब ये दिक्कत की बात है, और सप्लाई चेन अगर हम यहाँ पर शुभम देखें तो डिमांड है मार्केट्स में, लेकिन कई बार अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर अवेलेबिलिटी है तो वो हायर प्राइसेस पे है। तो इवन एज ये हेल्थ प्रोडक्ट है और हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी अगर हम मिलेट्स को गेहूँ या चावल से कंपेयर करें तो इनके प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल। और मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मिलेट्स के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, 6 से 7 प्रकार के मिलेट होते हैं। हमने जो पिछले साल में देखा, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ब्राउन टॉप मिलेट ये एक तरीके का मिलेट होता है, ऑलमोस्ट मार्केट से एक्सटिंक्ट हो चुका था बीच में, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड थी और इतना प्रोडक्शन उसका कम था। तो जैसे ये एक ब्राउन टॉप मिलेट में हुआ है, बाकी सारे ही मिलेट्स जैसे सुब्बा राव जी ने बोला कि बाकी सारे ही मिलेट्स में काफी बढ़त देखने मिल रही है हमें। हालांकि जवार, रागी और बाजरा जो मेजर मिलेट्स होते हैं, इसकी सोइंग भी ज्यादा होती है, इसमें इतना उछाल नहीं देखने मिला है। लेकिन जो माइनर मिलेट्स है जैसे फॉक्सटेल, बानियार्ड, कोडो, प्रोजो, इसमें तो बहुत ही बड़ा मतलब ऑलमोस्ट 30 to 50% के भी रेंज में प्राइसेस बढ़ के उसमें मूवमेंट हुई है उतनी। तो काफी हद तक मिलेट ईयर का जो करिश्मा ये दिख रहा है, और आगे आने वाले टाइम में हमको जो दिखाई दे रहा है ये और भी बढ़ते जा रहा है। आने वाले टाइम में इसमें बहुत और बढ़त होगी, ऐसा मेरा मानना है। शुभम, लास्ट ईयर जैसे मैंने कहा काफ़ी पैम्परिंग थी, काफ़ी हैंड होल्डिंग थी, काफ़ी सारे इवेंट्स भी थे। अब वो इस साल हमने इतने ज़्यादा सुनते हुए नहीं देखे, क्योंकि पिछली साल जितने भी बड़े मील्स थे, होटल्स ने जो मेन्यूज़ निकाले उसमें मिलेट्स ने अपने आप को यहाँ पर पाया। क्या वो यूफोरिया इस साल में भी जारी रहा? जी बिल्कुल। इसमें कैसा है कि लास्ट ईयर एक पुश जरूर रहा है, बहुत बड़े लेवल पे पुश रहा है, सबने ये देखा है, सबने विटनेस किया है। लेकिन जैसे कोई भी अच्छी चीज को एक पुश लगता है, तो इसके वजह से अभी जो हम देख रहे हैं, पहले किसी को मिलेट मालूम नहीं था। हमारे दोस्त लोग, हमारे जो मित्र या हमारे रिलेटिव्स, ये सब पूछते थे, अरे मिलेट क्या है, मिलेट क्या है। फिर हम बोलते थे यार जवार, बाजरा, रागी, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी बाकी मिलेट्स किसी को नहीं पता होते थे। लेकिन अब ये लोगों को मालूम पड़ रहा है, और एक बड़े कोई भी चीज में एक इन्फ्लिक्टिंग पॉइंट होता है, जिसके ऊपर जब एक रेशो उसके आगे बढ़ जाता है तो उसके बाद ज्यादा लोगों को पता चलने लगता है। तो ये अब हम देखने लग रहे हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, जब हम बात करते हैं कि जैसे किनोआ का वेव आया इंडिया में, या फिर ओट्स का वेव आया, इनको कोई भी तरीके का पुश नहीं मिला, लेकिन मिलेट्स को जितना बड़ा पुश मिला है और जिस तरीके का उसमें अभी यूफोरिया बना है, हम इसको और भी बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। जहां भी लोगों से मुलाकात हो रही है, जहां पे भी बातचीत हो रही है, इसको बढ़ते हुए ही देख रहे हैं, हम घटते हुए नहीं देख रहे इस यूफोरिया को। ऑलराइट, तो अवेयरनेस है, अडॉप्टेबिलिटी है, टेस्ट भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और काफ़ी सारा काम किया जा रहा है, चाहे वो बुआई को लेकर है या फिर इजी टू ईट, रेडी टू ईट फूड के हिसाब से भी है। अब 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं यहाँ पर, और मिस्टर रेड्डी आपसे पहले पूछ लेती हूँ। क्या हम इसको अफोर्डेबिलिटी की तरफ ले आ पाएंगे? क्या किसान, और आप यहाँ पर देखते हैं कि बुआई यहाँ पर और होगी, ये दोनों ही चैलेंजेस किस तरह से आप टैकल करेंगे? ये अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी टू द कस्टमर। सो इफ यू सी मेजर मिलेट्स एंड माइनर मिलेट्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मेजर मिलेट्स जैसा चावल और गेहूं का है वो सेम लेवल में है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, इसका डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो अडॉप्टेबिलिटी है। लाइक सूजी का है, कोई उपमा और इडली कोई बनाना है तो ये तीनों बड़ा मेजर मिलेट से बन सकता है। ऐसा ही कोई प्रोडक्ट लाइक बिस्किट्स और एनी ये बेकरी आइटम्स, कोई भी प्रोडक्ट अगर ये तीनों मेजर मिलेट से बन सकता है तो ये कास्ट भी कम हो जाएगा। सबका ये अवेलेबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी भी है। अगर थोड़ा ये माइनर मिलेट्स में आप जैसे बोला, ये थोड़ा नॉर्मल मैन का थोड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग लॉसेस में जैसा 50% to 25% to 50% इज द प्रोसेसिंग लॉस में है। एब्सोल्युटली। जैसा शुभम ने बोला, ब्राउन टॉप मिलेट जो है हमको मैक्सिमम 50 to 55% प्रोसेसिंग में यील्ड मिलता है, 45% यील्ड में मतलब ये लॉस में चला जाता है। हाँ, इसलिए वो प्राइस बढ़ जाता है। और 3-4 मिलेट्स ऐसा ही है। और फॉक्सटेल मिलेट थोड़ा सस्ता है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग में खाली 20 to 25% लॉस है। इसलिए
ये प्रोसेसिंग लॉसेस का कम करने के लिए टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होना है और प्रोडक्टिविटी भी किसानों के साथ काम करके वो भी प्रोडक्टिविटी का भी इम्प्रूव करना है। ये दोनों हो जाए तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऑलराइट, तो टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही यहाँ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। शुभम, आपको क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत होगी अब इस साल में यहाँ पर ताकि ये पुश बरकरार रहे और मिलेट्स एज एज अ फूड प्रोसेस, एक फूड के तरीके से यहाँ पर हम ज़्यादा लोगों को अडॉप्ट करते हुए देखें? जी बिल्कुल। तो अभी जैसे सुभा जी ने बोला कि ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है, क्योंकि जैसे जो फार्मर है, किसान है, वो अगर 1 एकड़ में या 1 हेक्टर में अगर गेहूं उगा रहा है तो उसको 3.5 टन 1 हेक्टर में गेहूं का यील्ड मिलता है। राइस का सिमिलरली 4.5 टन तक भी मिल जाता है, लेकिन यही मिलेट का 1 से 1.5 टन के रेंज में ही उनको यील्ड मिलता है। तो क्या है कि इंसेंटिवाइज करने के लिए और ज्यादा किसानों को, जैसे पूसा भी इस पे काफी काम कर रहा है, बीज पे काम कर रहा है, सीड्स पे काम कर रहा है, गेहूं पे तो बहुत टाइम से और चावल पे बहुत टाइम से काम चल रहा है, लेकिन मिलेट्स पे अभी ये काम शुरू हुआ है। तो आगे हमको ये देखने मिलेगा कि और भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसमें ज्यादा काम होगा और अफोर्डेबिलिटी। आज अगर हम कुछ मिलेट्स की देखें तो अफोर्डेबिलिटी बनती है, जैसे जैसे इसमें मास आएगा, जैसे इसमें स्केल आएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम जिसको बोलते हैं, तो उसके साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी जैसे इसका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो यही मैं देखता हूं कि आगे भी यही ट्रेंड बरकरार रहेगा। बिल्कुल। ऑलराइट, तो मेजर मिलेट्स के प्राइसेस में 10 से 15% का इजाफा और माइनर मिलेट्स में 30 से 40% तक का इजाफा हमने बनता हुआ देखा है। जब तक इसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा एक हल्का सा कंसर्न तो रहेगा, क्योंकि इंडिया, हैविंग सेड दैट, एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। जो फूड यहाँ पर सस्ते में मिलता है उसका हम ऑलरेडी यहाँ पर इजाफा आता हुआ देखते हैं। तो अगर ये सस्टेनेबल डिमांड हमें यहाँ पर बनते हुए देखनी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइसेस को इन कंट्रोल भी लाना ही होगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर रेड्डी, शुभम, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम डिटेल्स पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वंदना भारती को अपने साथ। वो बताएंगे हमें कि कैसे ट्रेड करना है हमें इन सब कमोडिटीज में। आपका और सोना चांदी आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिली है। ऑल टाइम हाईज एंड अ स्ट्रिंग ऑफ खरीदारी के बाद फाइनली एक करेक्शन यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। तो 5 हफ्ते की तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ है। डॉलर इंडेक्स और यूएस यील्ड्स में बढ़त है, जिसका सीधा असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। और साथ ही साथ यूएस फेड रेट कट शायद अब सितंबर में जाएगा, जून में नहीं, तो उसका भी एक असर यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिला है। बाजार इसे अब भी हेल्दी करेक्शन ही मान रहा है, यानी कि ट्रेंड यहां पर चेंज नहीं हुआ। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की भारी मुनाफा वसूली आज यहां पर मार्केट्स में आई है? थिंक सही है मनीषा, ट्रेंड चेंज तो नहीं हुआ है। आई थिंक हाई प्राइस पॉइंट्स पे है यहाँ पे, बिकॉज कैप डाउन हुआ है तो स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाए, ट्रेड पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बट मेरे ख्याल से वोलेटिलिटी रहेगी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। ट्रेड पर्सपेक्टिव से उछाल पे बेचे इसको, फिलहाल करंट भाव पे कुछ ट्रेड ना करे, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। गोल्ड में मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऑलमोस्ट 600 to 700 रुपीज एक करेक्शन और देखने को मिल सकता है। तो उछाल में 72,500 के जितना करीब मिले उतना बेचे, और ये जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, और 70,700 का स्टॉप लगाए और नीचे में 71,800 और 71,600 के टारगेट्स रखें। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई सोने की, लेकिन चांदी में भी मुनाफा वसूली खासी है। 2.5 से 3% की गिरावट यहाँ पर भी, और 29 एक रेजिस्टेंस अब भी है। प्रथमेश, हमने वो लेवल्स तो आते हुए देखे लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग आते हुए नहीं देखी, और अब बाजार को लगता है कि वो रेजिस्टेंस यहाँ पर होल्ड कर सकता है। क्लियरली अगेन वोलेटिलिटी सिल्वर में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी ट्रेड से बचना चाहिए। हाई प्राइस पॉइंट से आज का सेशन में गैप डाउन हुआ है। नीचे में पॉसिबल है कि ये मैं मई वायदा की बात कर रहा हूँ, 81,000 और 80,500 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो इसको भी उछाले में बेचे। बट फिलहाल यहाँ पे आपको इस प्राइस पॉइंट पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके, यानी कि जितनी करेक्शन आनी है एक बार आ लेने दें और उसके बाद ही यहाँ पर कारोबार करें। एक नज़र मेटल्स पे भी डालते हैं, क्योंकि कुछ स्टेबिलिटी तो अब वहाँ पर भी आई है, कुछ बहुत मुनाफा वसूली अपनी ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन प्रथमेश, जहाँ तक मेटल्स की बात है, यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हैं, क्या आप देखेंगे कि वो ऑन द ग्राउंड लेवल थोड़े बेटर हैं? क्योंकि डेटा थोड़ा अच्छा आया है, सप्लाई माइन डिस्ट्रप्शंस तो हैं ही, क्या उसका फ़ायदा मेटल्स लगातार उठाएंगे, या आपको लगता है कि यहाँ पर भी एक पॉज है?
आई थिंक जो भी डेटा अच्छा नहीं थे, वेदर आप चाइना के क्वार्टर वन जीडीपी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग डेटा की बात करें, सारा फैक्टर इन हो चुका है। यहाँ पे मेरे ख्याल से सारे बेस मेटल्स में काफी अच्छी रैली आई है पिछले कुछ सेशंस में, और यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल सकता है। जैसे सिल्वर में करेक्शन होता है आपको, वैसे ही स्पेसिफिकली कॉपर और जिंक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव में कॉपर में आपको 849 के पास में सेल करना चाहिए, 852 का स्टॉप लगाना चाहिए और नीचे में टारगेट 841 की रखनी चाहिए। वंदना, आप कोई टॉप ट्रेड पिक कर रही है यहाँ पर मेटल्स में? मेटल्स में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा पॉज वाकई यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक गिरावट हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में आता हुआ देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन आना चाहिए एल्यूमिनियम में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 242 के करीब आता है यहाँ पे, तो एक सेलिंग बनेगा। 239 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा कम से कम यहाँ पे 244.5 का। ऑलराइट, तो खरीदारी की तरफ यहाँ पर ट्रेड नहीं है, बिकवाली करके काम करने की फिलहाल यहाँ पर राय बनती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि कमोडिटीज़ पूरे के पूरे पिछले एक महीने में सिर्फ तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो कुछ स्थिरता और कुछ मुनाफा वसूली शायद यहाँ पर अब लेने की ज़रूरत है। एनर्जी की बात करें यहाँ पर वंदना ने, तो प्रथमेश वो सवाल आपसे है पहले कि कैसे देखते हैं आप यहाँ पर प्राइसेस, क्योंकि 3% की गिरावट हम पिछले हफ्ते में दर्ज कर चुके हैं, 1-1.5% की गिरावट के साथ एशिया में कारोबार हो चुका है, यूरोप भी वहीं पर है। अब यहाँ से नियर टर्म या इस हफ्ते की बात की जाए तो क्या राय है? आई थिंक मनीषा, रिस्क प्रीमियम जो क्रिएट होना था जियोपॉलिटिकली, वो थोड़ा सा सबसाइड होते हुए दिख रहा है। इसी के लिए आपको ऑयल प्राइसेस में काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। मेरे ख्याल से ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। ऑयल प्राइसेस में 6,650 तक ऑयल प्राइसेस नीचे क्षमता रखते हैं नीचे जाने की। तो यहाँ पे आपको हर उछाले में इसको बेचना चाहिए। M6 में 6,830 के आसपास ट्रेड हो रही है कमोडिटी, 6,880 के आसपास इसको बेचे, 6,960 का स्टॉप लगाए और नीचे में 6,700 6,650 के टारगेट्स रखने चाहिए। यानी कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर कच्चे तेल पे भी काम करेगी। वंदना, नेचुरल गैस में कोई यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है? हम काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पर लेते हैं और कई लोग यहाँ पर खरीदारी में हैं, 150 165 तक के भी बाइंग यहाँ पर लोगों की है। जी मनीषा, मैं इस पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रैटेजी देना चाहूंगी, क्योंकि 20 रुपीज का यहाँ पे गैप है अप्रैल और मई कॉन्ट्रैक्ट में, नेक्स्ट वाले में जून मई में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक फॉल मुझे आता हुआ दिख रहा है 160 तक। यहाँ पे मई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है नीचे आना चाहिए और ये गैप मिनिमाइज होना चाहिए अप्रैल और मई के बीच का। करीब करीब मुझे लग रहा है कि 15 रुपीज, जो अभी करंटली 20 रुपीज है, वो 15 रुपीज तक आना चाहिए। मई कॉन्ट्रैक्ट में 160 के करीब आता है, तब यहाँ पे मैं बाइंग की सजेशन दूंगी। मई कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरल गैस में जो अपसाइड टारगेट होगा वो 175 का होगा। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 152 का। मुझे लग रहा है कि अब डाउनसाइड रिस्क इस स्टेज पे नेचुरल गैस में कम है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में ये करीब करीब 137 का बन रहा है, मई में ये बन रहा है 150 के करीब का बन रहा है। तो मेरे ख्याल से डाउनसाइड रिस्क कम है, अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा सा यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो मेजर ट्रिगर है वो जून महीने से आएगा नेचुरल गैस में। ओके, तो यहाँ पर ट्रिगर्स हैं जिनको आपको वॉच करने की ज़रूरत है। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स प्राइसेस हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। प्रथमेश, जो भी नॉन एग्री कमोडिटीज़ हैं वो आगे जाकर यहाँ पर डॉलर इंडेक्स से अब सपोर्ट लेती हुई नजर आएंगी और यहाँ पर हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। सारी की सारी हाई यील्डिंग करेंसीज, एशियन करेंसीज यहाँ पर गिरावट के साथ काम कर रही हैं। अप्रैल महीने की यहाँ पर बात की जाए और 106 के स्तर यहाँ पर डॉलर इंडेक्स होल्ड कर रहा है। क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू लोग जो समझ रहे थे, काफ़ी लोगों को लगा था कि हम नीचे में यहाँ पर 102 101 100 तक भी से जाता हुआ देखेंगे, लेकिन जिस तरह का उछाल आया है, जो सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर आई है, यहाँ पर अब क्या ट्रेंड्स हैं? जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन फर्स्ट ट्रिगर था, प्लस इंटरेस्ट रेट राइज या फॉल ये सेकंड ट्रिगर था। नेक्स्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे 108 और 108.5 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ, कमोडिटीज में एक गिरावट, इनवर्स कोरिलेशन काफी अच्छी तरीके से बनता है इसमें, तो यहाँ पे वॉच करें डॉलर इंडेक्स के सिग्नल्स। ओके, तो यानी कि कुछ और प्रेशर यहाँ पर डॉलर इंडेक्स का पड़ सकता है कमोडिटीज़ के ऊपर। एग्री की बात करेंगे और वंदना, यहाँ पर 3 फिनोमेनाज हैं राइट नाउ। एक तो ये कि मॉनसून नॉर्मल है, तो सभी सेंटिमेंट प्ले वहाँ पर हमने आता हुआ देखा। दूसरी तरफ ये कि वाटर रिजर्वॉयर्स में काफ़ी गिरावट है और तीसरा आगे 2 महीने हीट वेव भी है। तो आप इनमें से क्या फिनोमेना पिक कर रही हैं और आप कैसे देखती हैं प्राइसेस? सबसे ज़्यादा रिएक्शन गुआर काउंटर में आता है। मुझे लग रहा है कि वो रिएक्शंस यहाँ पे आएंगे और जो 2 फैक्टर्स आपने बताए हैं मनीषा की, रिजर्वॉयर के लेवल्स कम है, यहाँ पे हीट वेव है, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों पॉजिटिवली काम कर सकता है गुआर के लिए। एक्सपोर्ट बढ़िया रहा है, जनवरी का जो डेटा आया, तो यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा। गुआर फीड में मुझे लग रहा है कि 55.25 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 56.50 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस लगाना होगा 54.90 का। एक पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पे ले सकते हैं 5800 के
टारगेट के लिए। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि अगर हम ग्वारगम में भी यहाँ पे बाइंग में जाते हैं तो करीब करीब 11,100 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। 12,500 का एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,500 का, और सपोर्ट जो है 10,000 का। बार बार वहां से ये कमोडिटी वापस की तरफ आती है, तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और लिमिटेड अपसाइड 12,500 से 12,800 का देखा जा सकता है यहाँ पे आता हुआ, इनफैक्ट ग्वारगम में भी। और हल्दी में क्या करने की राय है? अपर सर्किट्स के बाद कुछ स्टेबिलिटी, इवन प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर? जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे रैली हीटअप हो सकती है और भी ज़्यादा, क्योंकि हल्दी में हम लोगों ने हर लेवल पे यहाँ पे बाइंग आता हुआ देखा है। मैं यहाँ बाइंग में रहना चाहूँगी 18,800 के करीब, 18,800 या 700 कह सकते हैं, वहाँ पे एक खरीदारी करें और 19,000 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 18,550 का। एक बार मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी 19,000 का लेवल फिर से छू सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर कैस्टर पे भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली के साथ यहाँ कारोबार है। कॉटन सीड ऑयल केक में यहाँ पर तेजी फिर बनती हुई नजर आई है ऑन ग्राउंड। तो ये कपल ऑफ कमोडिटीज में अब क्या करेंगी? मुझे कैस्टर में लग रहा है कि कैस्टर में एक डाउन साइड तो यहाँ पे फिर से आ रहा है। 58-15 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग कॉल ही रहेगी। 57-70 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 58-30 का। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक है, वहां पे मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। और कोकोड में हम लोगों ने दोनों साइड का मूव आता हुआ देखा है रिसेंट वीक्स में, तो यहाँ पे बाइंग में मैं रहना प्रेफर करूंगी। मुझे लग रहा है कि मे कॉन्ट्रैक्ट में 25-85 एक बढ़िया लेवल रहेगा। जो अपसाइड टारगेट रहेगा वो करीब करीब 2650 का रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 2530 का। और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि फिर से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है और पोजिशनली ये ट्राई कर सकती है कमोडिटी एक बार फिर से 2750 के लेवल्स को छूने का। ओके, तो तेज़ी की एक्सपेक्टेशन कॉटन सीड ऑयल केक में यहाँ पर काफ़ी लोग बाइंग में रहे भी हैं और यहाँ से और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन अब भी, और 1% की बढ़त के साथ फिलहाल भी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर कारोबार है और एक बाइंग रिकमेंडेशन वंदना की तरफ से। वंदना, ब्रेक में जाएं उससे पहले आपसे बाकी मसालों पर भी चर्चा करना चाहेंगे। जो मसालों की हेडलाइन हम चलता हुआ देख रहे हैं वो तो बहुत ही अलग है, MDH और एवरेस्ट को लेकर जो चर्चाएँ हैं, लेकिन जिस तरह की जीरे में खबरें रही हैं अब थोड़ा सा सुस्त होता हुआ नजर आया है। ऑफकोर्स हमने वॉल्यूम्स भी कम होते हुए देखी हैं। धनिये में काफ़ी लोगों को भरोसा था कि हम एक अच्छा खासा अप मूव वहाँ पर देखेंगे, वो ग्रेजुअल बनता हुआ नजर आया भी है, लेकिन अब करंट लेवल से इन दोनों में क्या करने की राय है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्लगिश मूव रहेगा और मुझे लग रहा है कि इलेक्शंस का थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे स्पॉट मार्केट में, क्योंकि एक्टिविटीज थोड़ी सी यहाँ पे डल हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर जीरे की बात की जाए 21,500-400 के करीब ये कमोडिटी नीचे की तरफ करेक्शन ले सकता है, लेकिन अगेन वो लेवल फिर से बाइंग का रहेगा, तो पोजिशनल बाय का समय वहां पे आ जाएगा। फिलहाल अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन मोड में जीरा को रहना चाहिए। 21,450 के लिए सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे 22,200 का होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे धनिया में मुझे लग रहा है बिल्कुल रेंज मूव है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड आता है, क्लैरिटी आती है, टेक्निकल क्लैरिटी आती है। 75-25 से ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन ही दूंगी। छोटा सा टारगेट होगा 7750 का। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो यहाँ पे 74-25 का होना चाहिए। तो जीरे में यहाँ पे सेलिंग कॉल रहेगी, लेकिन धनिया में मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा हल्का बाय जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो अगर आप मसाले ट्रेड कर रहे हैं तो हल्दी और धनिया अभी भी खरीद कर सकते हैं, लेकिन जीरे में बिकवाली की राय बरकरार है। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज़ के लिए भी। ब्रेक में जाएं इससे पहले आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे। कैसे पहचानें बाजार के ट्रेंड्स। क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स। कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स के पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए साथ दिए लिंक पर।